types of gear tooth failure. The first one is bending failure and the second one is wear failure. Now the further classification in wear failure, there are scoring, abrasive wear, corrosive wear and pitting. And the sub classification of pitting, there are initial pitting and destructive pitting. Now let's see the brief or explanation of our bending failure and wear failure. Now the first is a bending failure or tooth breakage. The bending failure also known as tooth breakage. Now a gear tooth behaves like a cantilever beam which subject to a repetitive bending stresses. So the tooth may break due to the repetitive bending stresses. कोई भी जगह पर अगर बार बार कोई भी बेंडिंग स्ट्रेस लगे तो वो जगह आसानी से ब्रेक हो सकती है, जिसकी वजह से ये बेंडिंग फेलर होता है या टूथ ब्रेक होता है. नाउ द टूथ ब्रेकेज व्हेन द रिपीटेटिव बेंडिंग स्ट्रेसेस एक्सीड्स द बेंडिंग एंड्योरेंस स्ट्रेंथ. जब जो रिपीटेटिव बेंडिंग स्ट्रेसेस है वो जब बेंडिंग एंड्योरेंस स्ट्रेंथ से बढ़ जाएगा तब हमारा टूथ है वो ब्रेक हो जाएगा. सो इसकी मेन लिमिट क्या है या याद रखने का फॉर्मूला क्या है कि यहाँ पर बेंडिंग फेलर है और जो बेंडिंग फेलर कब होगा, जब रिपीटेटिव बेंडिंग स्ट्रेसिस होगा वो बेंडिंग एंड्योरेंस स्ट्रेंथ से बढ़ जाएगा तब टूथ ब्रेकेज हो जाएगा. तो इसे आसानी से याद रख सकते हैं. और वियर फेलर में भी कुछ इस तरह से ही है, तो दोनों का कंपैरिजन कर कर हम याद रख पाएंगे. नाउ द टोटल लोड एक्सीड्स द बीम स्ट्रेंथ. जब टोटल लोड यानी कि स्टैटिक लोड्स एंड डायनामिक लोड्स, जब वो लोड अगर किसी गियर या किसी पार्ट पर उस पर इम्पेक्ट करेंगे तब वो अगर एक्सीड हो जाएगी, बीम स्ट्रेंथ से ज़्यादा हो जाएंगे, तब बेंडिंग फेलर और टूथ ब्रेकेज हो सकता है. नाउ द मेथड्स टू अवॉइड द बेंडिंग फेलर. नाउ इम्प्रूविंग बेंडिंग एंड्योरेंस स्ट्रेंथ. अगर बेंडिंग एंड्योरेंस स्ट्रेंथ ही हम बढ़ा दें तो जो रिपीटेटिव बेंडिंग जो स्ट्रेसेस लग रहे हैं तो उसके फोर्सेस कंपेयर टू एंड्योरेंस स्ट्रेंथ से कम लगेंगे, तो हमारा गियर है ये वो ब्रेक होने से बच पाएगा. नाउ द इंक्रीज द मॉड्यूल बढ़ाने से इंक्रीज द फेस विथ, इंक्रीज द प्रेशर एंगल. सो इन सभी चीज़ों से हम अपना जो टीथ है या गियर है उसे हम स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे बेंडिंग फेलर या बेंडिंग स्ट्रेंथ के उसे बचाने के लिए, फेलर से बचाने के लिए. नाउ द सेकेंड वन is wear failure. It's remove the complete layer of the surface, makes the crater or scratches on surfaces. Remove the complete layer. जो भी गियर का ऊपर की जो आवरण होती है, सपाटी होती है, अगर वो निकल जाए तो उसे कहते हैं wear failure. Now the two sub topics like a pitting, the surface fatigue failure due to the repetitive contouring stresses. जब हम बेंडिंग फेलर की बात कर रहे थे तो उसमें क्या था, रिपीटेटिव बेंडिंग स्ट्रेसेस. और अब पिटिंग की बारे में बात करें, पिटिंग के बारे में, तब उसमें क्या है, रिपीटेटिव कॉन्टेक्ट स्ट्रेसेस. तो बार बार कॉन्टेक्ट की वजह से दोनों गियर, अगर गियर पावर ट्रांसमिट के लिए अगर गियर को साथ जोड़ा जाए तो वो गियर दोनों एक साथ रोटेट होंगे, तो उसके कारण, उसके रीज़न से, कॉन्टेक्ट के कारण उसमें जो फेलर आएगा तो उसे कहा जाता है पिटिंग. नाउ द इनिशियल पिटिंग ड्यू टू द सरफेस इनरेगुलरिटीज. कभी दोनों गियर अगर मैटिंग करेंगे, दोनों साथ जुड़ेंगे रोटेट करने के लिए, तो अगर सरफेस में इनरेगुलरिटीज होगी तो कोई गियर है वो उसमें उसकी सरफेस भी खराब हो सकती है अगर दूसरे की खराब हो तो उसी वजह से. एंड ड्यू टू द एरर्स इन टूथ प्रोफाइल, मिसअलाइनमेंट्स ऑफ गियर. मिसअलाइनमेंट होने की वजह से भी ये पिटिंग या इनिशियल पिटिंग हो सकता है. नाउ द डिस्ट्रक्टिव पिटिंग. जो ये इनिशियल पिटिंग थी वो फर्स्ट फेज है पिटिंग का. नाउ द डिस्ट्रक्टिव पिटिंग, द सेकेंड फेज ऑफ पिटिंग. इट इज़ द सेकेंड फेज ऑफ पिटिंग. इनिशियल पिटिंग हमने देखा था, फिर ये है डिस्ट्रक्टिव पिटिंग. इट स्टार्ट्स विद द मैक्सिमम हर्ट्ज कॉन्टैक्ट स्ट्रेसेस इंड्यूस्ड ऑन गियर टूथ सरफेस एक्सीड द सरफेस एंड्योरेंस स्ट्रेंथ. जब कॉन्टैक्ट स्ट्रेसेस जो गियर पर लग रहे हैं वो अगर उसकी जो फोर्सेस है वो अगर एक्सीड हो जाए, बढ़ जाए, सरफेस एंड्योरेंस स्ट्रेंथ से ज़्यादा हो जाए, तब डिस्ट्रक्टिव पिटिंग होती है. तो ये भी बेंडिंग स्ट्रेंथ से अगर कंपेयर करें तो दोनों हम आसानी से याद रख सकते हैं कि बेंडिंग स्ट्रेसेस जो लग रहे हैं वो बेंडिंग एंड्योरेंस स्ट्रेंथ से बढ़ जाए तो उसे कहते हैं बेंडिंग फेलर. और अगर कॉन्टैक्ट स्ट्रेसेस है, अगर वो
सरफेस एंडोरेंस स्ट्रेंथ से बढ़ जाए तो उसे कहते हैं डिस्ट्रक्टिव पिटिंग। और यहाँ पर भी है कि टोटल लोड ग्रेटर देन वियर स्ट्रेंथ। तो जब टोटल लोड यानी कि स्टैटिक एंड डायनामिक लोड अगर वो बढ़ जाए वियर स्ट्रेंथ से तब डिस्ट्रक्टिव पिटिंग होगा। ना तो माइक्रो क्रैक हमने इनिशियल पिटिंग में देखा था कि माइक्रो क्रैक्स होंगे तो वो यहाँ पर बढ़कर कन्वर्टेड इनटू बिग बीट। जो छोटे छोटे गड्ढे हो गए वो बड़े बड़े होते जाएंगे क्योंकि रिपीटेटिव मिस अलाइनमेंट और सरफेस इनरेगुलरिटीज की वजह से। नाउ द मेथड्स फॉर अवॉइड डिस्ट्रक्टिव पिटिंग, हम कैसे बचा सकते हैं अपने गियर असेंबली को। तो इम्प्रूविंग द सरफेस हार्डनेस, मॉड्यूल बढ़ाने से, फेस विड्थ बढ़ाने से एंड नंबर ऑफ टीथ। तो ये सब हम इंक्रीज करें अगर हमारे गियर में तो हम आसानी से डिस्ट्रक्टिव पिटिंग को उसको फेलियर को हम बचा सकते हैं। नाउ द स्कोरिंग, इट इज़ अ लुब्रिकेशन फेलियर इन एडिक्वेट लुब्रिकेशन मेटल टू मेटल कॉन्टैक्ट। जब भी हमारे गियर असेंबली में कहा जाए तो सिस्टम में लुब्रिकेशन कम होने लगता है तो मेटल टू मेटल कॉन्टैक्ट आसानी से हो जाएगा, जिससे कई सारा लोड गियर पर आ जाएगा। और मेटल टू मेटल कांटेक्ट होने से जो पूरी असेंबली है उसको खतरा हो सकता है फेलर के लिए एंड फ्रिक्शन बढ़ जाएगा इनडायरेक्टली। नाउ द ड्यू टू द पुअर सरफेस फिनिश, हाई टूथ लोड, हाई स्लाइडिंग वेलोसिटी रिजल्ट्स टू द हीट जनरेशन। तो सरफेस फिनिश अगर अच्छा ना हो तो इन सभी रीज़न से क्या होगा, काफ़ी हीट जनरेट होने लगेगी क्योंकि फ्रिक्शन बढ़ जाएगा ड्यू टू द इनएडिक्वेट लुब्रिकेशन के अभाव की वजह से इन द लोकलाइज रीजन ऑफ द मेटल टू मेटल कॉन्टैक्ट। और इन सब चीज़ों से मेटल टू मेटल कॉन्टैक्ट हो जाएगा जिससे फ्रिक्शन बढ़ेगा, हीट जनरेट होगी और जो पावर जो हमारी एफिशिएंसी है वो भी ख़त्म हो जाएगी या कम हो जाने लगेगी। नाउ द मेथड टू अवॉइड स्कोरिंग, प्रोवाइड एडिक्वेट लुब्रिकेशन, पूरी तरह से लुब्रिकेशन फिल किया जाए, प्रॉपर सरफेस फिनिश अच्छी तरह से होना चाहिए, मेंटेन द स्लाइडिंग वेलोसिटी वो मेंटेन करनी चाहिए, टूथ प्रेशर इन लिमिट, हाँ प्रेशर है वो उसको लिमिट में रखना चाहिए। नाउ सब में आएगा कि सरफेस फिनिश होना चाहिए, अलाइनमेंट मिस अलाइनमेंट ना होनी चाहिए, अलाइनमेंट होनी चाहिए, ये सब तो बेसिक सी रिक्वायरमेंट है। नाउ द एब्रेसिव वियर, इट इज़ अ सरफेस इंजरी और डैमेज कॉज्ड बाय पार्टिकल ट्रैप्ड बिटवीन द मैटिंग गियर्स। अगर कोई भी पार्टिकल्स है वो दोनों गियर के बीच में फंस जाए तो उसकी वजह से जो फेलियर होता है उसे एब्रेसिव वियर कहा जाता है। दिस पार्टिकल स्क्रैच द टूल सरफेस, तो वो क्या पार्टिकल्स होगा जो गियर की जो टूथ होगी उसको सरफेस को स्क्रैच करेंगे, उसमें भी वियर होने लगेगा। नाउ द पार्टिकल्स मे बी प्रेजेंट इन द लुब्रिकेंट एज इम्प्योरिटीज, वो लुब्रिकेशन के लिए जो भी हमने लुब्रिकेंट यूज़ किया है उसमें भी हो सकता है। मे बी डर्ट एंटरिंग द गियर बॉक्स फ्रॉम आउटसाइड, किसी बाह्य आवरण से भी वो कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स आ सकता है सिस्टम में। और मे बी द फ्लैक्स और डिटैच फ्रॉम द टूथ सरफेस में जब बेंडिंग स्ट्रेसेस होने लगेगी या वियर फेलर की वजह से कोई जो उसका मटेरियल है टीथ का वो भी दोनों पार्ट की बीच में आ सकता है। तो इन सारे रीजंस की वजह से एब्रेसिव वियर हो सकता है। नाउ द मेथड टू अवॉइड एब्रेसिव वियर, फिल्ट्रेशन ऑफ लुब्रिकेंट को हमें फिल्टर करना पड़ेगा जिसकी वजह से अगर कोई लुब्रिकेंट में कोई भी पार्टिकल आए तो वो फिल्टर करने की वजह से ना आ पाए। नाउ द कंप्लीट एनक्लोजर ऑफ गियर को पूरा एनक्लोज किया जाए, अगर बाह्य जो आवरण है उससे अलग सिस्टम में रखा जाए जिससे कोई फॉरेन पार्टिकल अंदर आ ना पाए। नाउ द इंक्रीज द सरफेस हार्डनेस बढ़ाई जाए जिससे कोई वियर फेलर ना हो, उसका जो टीथ का अगर मटेरियल है वो बीच में ना आ पाए। नाउ द हाई विस्कोसिटी ऑयल्स, और अगर हाई विस्कोसिटी ऑयल्स का यूज़ करें तो भी हम एब्रेसिव वियर को रोक सकते हैं। नाउ द कोरोसिव वियर, ड्यू टू द केमिकल एक्शन बाय इम्प्रॉपर लुब्रिकेंट और समटाइम्स इट मे बी ड्यू टू द सराउंडिंग एटमॉस्फेयर विच मे बी कोरोसिव नेचर। कोरोसिव यानी जंग लगने की वजह से भी जो फेलर या होता है उसे कहते हैं कोरोसिव वियर। और वो हो सकता है लुब्रिकेंट में कोई ऐसे पार्टिकल्स या ऐसे पोर्शंस केमिकल्स आ जाने की वजह से केमिकल वियर हो सकता है,
या एटमॉस्फेयर में अगर कहा जाए कि ह्यूमिडिटी वाला एयर हो तो उसकी वजह से भी कोरोसिव वियर हो सकता है। मेथड टू अवॉइड द कोरोसिव वियर यूजिंग प्रॉपर लुब्रिकेंट विद द प्रॉपर एडिटिव्स। अगर हम जो लुब्रिकेंट यूज़ करें वो प्रॉपर एडिटिव्स वाले तो किसी प्रकार की केमिकल रिएक्शन ना होने दे सके वो सब, जैसे कि ऑक्सीजन और वो सब की रिएक्शन ना होने दे पाए, इसीलिए। नाउ तो प्रोवाइडिंग कंप्लीट एनक्लोजर फॉर गियर। और अगर एटमॉस्फेयर से हम दूर रखें तो कोई भी अगर ह्यूमिडिटी हो तो उसे कोई इफेक्ट ना कर पाए अगर हम गियर को एनक्लोज कर दे तो। नाउ इट इज़ द वियर फेलर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉन्टेक्ट स्ट्रेसेस की वजह से यहाँ पर गियर में बीच बीच में उसकी जो सरफेस है उसे निकाल दिया जा रहा है, निकल के ऐसा हो गया है। और ये भी एक है पिटिंग, इनिशियल पिटिंग, थोड़े थोड़े खड्डे हो रहे हैं पिट। नाउ इट इज़ ऑल्सो पिटिंग एंड दिस इज बेंडिंग फेलर ड्यू टू द बेंडिंग स्ट्रेसेस। दिस इज एब्रेसिव वियर। कोई पोर्शन यहाँ जैसे आ रहा है, दो गियर मैटिंग गियर्स के बीच में अगर कोई भी अलग पार्टिकल्स बीच में आ जाए जिसकी वजह से एब्रेसिव वियर हो सकता है। सो बेसिकली हमें याद क्या रखना है कि बेंडिंग जो फेलर हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, बेंडिंग स्ट्रेसेस की वजह से। वो बेंडिंग फेलर है वो बेंडिंग एंड्योरेंस स्ट्रेंथ से बढ़ जाएगा, इसके लिए बेंडिंग फेलर हो रहा है। वियर क्यों हो रहा है वियर फेलर, तो जो कॉन्टैक्ट स्ट्रेसेस है वो सरफेस एंड्योरेंस स्ट्रेंथ से बढ़ जा रहा है, इसीलिए वो वियर फेलर हो रहा है। सो इस तरह से हमें सब कुछ याद रखना है।